Manoj sir, can you hear me? If you can hear me, kindly unmute yourself, please. Yes, sir. Yes, now you can take class. Okay, okay. गुड मॉर्निंग। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा जा रहा था। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये देखा गया था कि हम लोग देख रहे थे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती थी उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती थी उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता था। उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये देखा गया था कि 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा गया था। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग टाइप। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट होते थे जिसमें हम लोग वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर मीटर, ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो होते थे, वाट मीटर, ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट होते थे वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में की कैटेगरी में आते थे। उसके बाद इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट था, तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में एनर्जी मीटर जो होता था वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता था। उसके बाद हम लोग ये देखे थे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो एक निश्चित समय में जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता था और रिकॉर्ड करने के बाद एक ग्राफ पेपर पे हमें वो प्रदर्शित कर देता था, उसको हम लोग रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता था। इस तरह के रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते थे या तो हम पियानो की बात करते थे या फिर ईसीजी जो होता था, वो जो सभी इंस्ट्रूमेंट है वो आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता था। अब उसके बाद हमने ये देखा था कि टॉर्क। टॉर्क में ये देखा गया था कि 3 तरह के टॉर्क होते थे। एक तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा जो पढ़ा था वो डैम्पिंग टॉर्क। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में ये देखा गया था कि अलग अलग तरह के प्रिंसिपल होते थे, उस पे जो है उससे हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्राप्त होता था। कंट्रोलिंग टॉर्क जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता था उसी की अपोजिट में एक हमें वहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क मिलता था, जो कि जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता था उतना ही जो है उसके अपोजिट साइड में कंट्रोलिंग टॉर्क मिलता था। और डैम्पिंग टॉर्क में ये देखा गया था कि डैम्पिंग टॉर्क में जब इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन होता था
उसको तुरंत रोक देता था, उसी को हम लोग डैम्पिंग टार्क कहा जाता था। तो इतनी सारी बातें हम लोग पढ़ी गई थी। आज जो पढ़ना है उसमें हम लोग ये देखते हैं, आज जो पढ़ना है वो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। परमानेंट परमानेंट मैग्नेट कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट में पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते थे, ये सभी जो है इसी। अब इसमें हम लोग ये देखा गया था कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो है सिर्फ हम लोग डीसी सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। ये सिर्फ जो है परमानेंट मैग्नेट टाइप जो कॉइल इंस्ट्रूमेंट होगा वो डीसी सप्लाई के लिए ही यूज होता है। तो इसमें ये देखा गया कि हमने सबसे पहले एक परमानेंट मैग्नेट लिया। ये हमने यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होगा। इसी पे हमने यहाँ पे एक कॉइल रखी गई है और इस कॉइल में बाइंडिंग कर दी गई और इसी कॉइल से यहाँ से ये स्प्रिंग के थ्रू जो है हम लोग सप्लाई जो है वो दी जा रही होगी। किसके थ्रू? स्प्रिंग के थ्रू। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो रही होगी। अब उसके बाद यहाँ पे स्पेंडल है और इसी स्पेंडल से आपका ये पॉइंटर जो है वो लगा हुआ है। इसको हम लोग स्केल कहते हैं, वो पॉइंटर होगा। इसको क्या कहते हैं? पॉइंटर। ये जो होगा वो पॉइंटर है। इसको ये स्प्रिंग है, ये सप्लाई वोल्टेज भी होगा। अगर हम लोग ये देखा जाए यहाँ पे इस कॉइल की जो लेंथ है वो एल मीटर मान लेते हैं, ये एल मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो बी है। लंबाई एल है और चौड़ाई जो है इसकी बी है, जो आपका कॉइल है। अब उसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि एक परमानेंट मैग्नेट, यहाँ परमानेंट मैग्नेट में ये जो है कॉइल को प्लेस किया गया होगा। ये देखा गया कि जैसे ही हमने यहाँ से सप्लाई दिया होगा तो इस सप्लाई देने के बाद कारण क्या हुआ होगा कि कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा। क्या हुआ होगा कि जब हमने कहा कि यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण क्या हुआ होगा कि इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। जब इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ और एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से है तो इसके कारण यहाँ पे एक फोर्स लगता है। जो फोर्स लगता है वो F बराबर BIL साइन थीटा का एक फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे B जो है, B बराबर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बता रहा है। B जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, I जो है उसमें फ्लो होने वाली करंट है और L जो है ये यहाँ पे स्मॉल L लेते हैं। ये जो है इस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट I है और L जो है कॉइल की लेंथ को बता रहा होगा। L जो है वो कॉइल की लेंथ को बता रहा होगा। अब उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमने जब सप्लाई दिया होगा, जब यहाँ से सप्लाई दी गई होगी तो ये जो है पॉइंटर
यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ होगा, और डिफ्लेक्ट होने के बाद ये थीटा एंगल रोटेट किया होगा। हमने ये कहा कि सबसे पहले यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट है, इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे लिखा गया है परमानेंट मैग्नेट कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग बात करें। ये देखा गया कि यहाँ पे हमने इस परमानेंट मैग्नेट में एक यहाँ से इस तरह से कनेक्शन किया गया है, इस कॉइल को हम लोग सप्लाई से कनेक्ट किया गया। जैसे ही सप्लाई से कनेक्ट किया गया तो ये देखा गया कि इस कॉइल में एक करंट फ्लो होने लगी। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा कि इस कॉइल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। अब हमने ये कहा कि जब मैग्नेटिक फील्ड बना तो एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, हमने ये कहा कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना, मान लेते हैं ये नॉर्थ बना ये साउथ बना होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से यहीं पे है, तो उसके कारण यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा। जो फोर्स डेवलप हो रहा है उस फोर्स का नेचर जो होगा वो हमने ये कहा कि जो फोर्स डेवलप हो रहा होगा वो F बराबर BIL साइन थीटा मीटर का फोर्स डेवलप हुआ होगा। अब उसके बाद जब यहाँ पे फोर्स मिला होगा तो हमने ये देखा कि थीटा की बात करते हैं यहाँ पे, तो थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कि हमने ये कहा कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो है इस कॉइल की डायरेक्शन होगी। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो F बराबर BIL नेचर का फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। जैसे ही ये फोर्स लगा तो उस फोर्स लगने के कारण क्या हुआ होगा कि यहाँ पे एक टार्क डेवलप हुआ होगा, और टार्क डेवलप होने के कारण क्या होगा कि ये पॉइंट जो है डिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे पहुंच गया। जब इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तो जैसे ये डिफ्लेक्ट हुआ होगा वैसे यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी हुई होगी वो जो है पूरी तरीके से घूम गई होगी, और घूम गई होगी तो इसका मतलब कि जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्ट होके पहुंचा उसके तुरंत ही बाद जो है यहाँ पे एक कंट्रोलिंग टार्क लग गया। तो यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा होगा उसी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में एक कंट्रोलिंग टार्क यहाँ पे लग गया होगा। जितना डिफ्लेक्टिंग होने में टार्क लगा है उसी के अपोजिट में जो है एक कंट्रोलिंग टार्क लगा। जब ये कंट्रोलिंग टार्क लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि ये देख रहे हैं कि पॉइंटर जो है कभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूव कर रहा होगा, तो यहीं से हम लोग एक लगा देते हैं। ये इस तरह का पिस्टन बना हुआ होता है। ये अब क्या होगा कि जैसे ये इधर मूव किया होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ा होगा, तो इसमें एयर भर गई होगी, एयर हो गई होगी, और जब यहाँ पे एयर हुआ होगा तो उसकी वजह से ये तुरंत जो है ये पॉइंटर ऑक्सीलेट मतलब तुरंत जो ऑक्सीलेशन हो रहा था पॉइंट में थोड़ा बहुत ही जरूरत, तो वो तुरंत ही एक ऑन द स्पॉट वो जो है पॉइंटर ये है यहाँ पे रुक गया, और रुकने के बाद जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। अब जो टार्क लगा होगा वो कितना टार्क लगा होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा हुआ F बराबर BIL फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा? F बराबर BIL। टार्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू दूरी, बल गुणे बल की दिशा में जितना विस्थापन हुआ होगा उसी को हम लोग D से डिनोट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे फोर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, F बराबर BIL। हमने ये कहा कि यहाँ पे N टन की क्वाइल है, अगर N टन की क्वाइल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा N इंटू
आई एल इंटू डी हो जाएगा, वी आई एल इंटू डी हो जाएगा। अगर हमने ये कहा कि यहाँ पे जो कॉइल ली गई होगी इसकी चौड़ाई जो है विड्थ कितनी है, डी रखा गया, और यहाँ पे इसकी लेंथ को यल रखा गया, तो इसका अगर एरिया निकाला जाए तो एरिया बराबर यल इंटू बी हो जाएगा। लेंथ इंटू विड्थ जो होगा उसका एरिया कहलाता है, ठीक है। इस कॉइल का एरिया कितना होगा, यल इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे होंगे तो ये देखा जाए कि क्या हो जाएगा। अब उसके बाद या डी मान लेते हैं, बी की जगह हम लोग या इसकी चौड़ाई जो है वो डी ले लेते हैं, तो यल इंटू बी आई और यहाँ पे ये एरिया हो गया। हमने ये कहा कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है अगर एक बार डिजाइन कर दिया गया तो जब डिजाइन कर दिया गया होगा तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो है न तो नंबर ऑफ टर्न्स में कोई परिवर्तन कर सकते थे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, और इस कॉइल का एरिया भी फिक्स होगा। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो जो डिफ्लेक्टिंग टार्क हमें मिल रहा होगा टीडी, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क मिल रहा होगा वो कैपिटल जी इंटू आई मिल रहा होगा, यानी जो डिफ्लेक्टिंग टार्क हमें मिला होगा वो कैपिटल जी इंटू आई होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर हम ये देख रहे हैं कि करंट के चेंज होने से ही डिफ्लेक्टिंग टार्क हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा होगा। जी जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और आई जो है इस कॉइल में फ्लो होने वाली, तो ये देखा रहा है कि जो पॉइंटेड डिफ्लेक्ट हुआ होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ होगा। दूसरी बात अगर हम लोग ये कहा जाए कि यहाँ पे अगर ये डिफ्लेक्टिंग टार्क इतना मिला होगा, अब जो डिफ्लेक्टिंग टार्क मिला हमें तो ये देख रहे हैं कि उसी के अपोजिट में कंट्रोलिंग टॉर्क मिल रहा होगा, तो टीसी की वैल्यू को अगर देखा गया था तो वो जो है थीटा के ऊपर डिपेंड करता था, तो कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू थीटा, जहां पे के जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और कंट्रोलिंग टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता था, थीटा के। जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा उसका कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने ये कहा कि ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाता है कि टीडी का मान टीसी के बराबर हो जाता है, टीडी का मान टीसी के बराबर हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि टीडी की वैल्यू क्या आई थी, जी इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू थीटा, यही वैल्यू होगी। अब उसके बाद आई बराबर क्या हो जाएगा, के बाई जी इंटू थीटा, यही वैल्यू होगी। अब उसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो आई प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। क्या होगा, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। यहाँ पे जो आई प्रोपोर्शनल टू वैल्यू आ रही होगी वो थीटा के होगी। इसका मतलब ये है कि अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो थीटा का मान भी चेंज हो रहा होगा। करंट की वैल्यू को अगर चेंज कर रहे होंगे हम लोग तो थीटा का मान चेंज हो रहा होगा, लेकिन करंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम ये कहते हैं कि जो करंट है वो डिफ्लेक्टिंग टार्क के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि कंट्रोलिंग टार्क जो है, डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि कंट्रोलिंग टार्क जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब एक बार थोड़ा सा हम लोग ये जो डायग्राम बनाए थे उसके बारे में एक बार दोबारा देख लेते। हमने ये कहा सबसे पहले एक परमानेंट मैग्नेट लिया, और जो परमानेंट मैग्नेट लिया गया है उसके बाद हमने यहाँ पे एक कॉइल लिया, इस कॉइल को जो है स्प्रिंग के थ्रू जो है यहाँ पे सप्लाई दी जा रही होगी। जैसे ही हमने यहाँ पे सप्लाई दिया होगा
तो इस सप्लाई देने के कारण क्या हुआ होगा, जैसे हमने सप्लाई दिया तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगी होगी, और उस करंट फ्लो होने के कारण क्या हुआ होगा कि इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही यहाँ पे है जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके कारण एक यहाँ पे फोर्स लगता है, और जो फोर्स लगता है वो F बराबर BI नेचर का फोर्स लग रहा होगा, जहाँ पे B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बता रहा होगा, और I जो है उस क्वाइल में फ्लो होने वाली करंट है, और L जो है उस क्वाइल की लेंथ को डिनोट कर रहा होगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर टार्क की बात किया जाए कि टार्क क्या होता, तो हम ये कहते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही टार्क होगा। तो जो फोर्स, अगर हमने कहा कि यहाँ अगर एक क्वाइल की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अगर n क्वाइल होगी तो यहाँ पे m हो जाएगा। तो यहाँ पे n क्वाइल को अगर हमने कहा कि इसमें कितनी क्वाइल लपेटी गई है, तो n टर्न्स की क्वाइल को लपेटा गया होगा। अब उसके बाद n इंटू बी आई L इंटू डी होगा। तो ये L इंटू डी की अगर हम बात करें तो हमने ये कहा कि यहाँ पे ये देखा गया कि ये D जो है और ये L है, तो इसके एरिया की बात किया जाए कि एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो हम ये कहेंगे L इंटू जो D होगा वही इसका एरिया होगा। तो इस कॉइल का एरिया हम लोग निकालिए, तो ये जो है एरिया निकल गया, और उसके बाद ये वैल्यू जो है क्या होगी, एरिया। तो अगर हमने ये कहा कि एक बार जब इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर दिया गया, तो जब एक बार इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर दिया गया होगा, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि न तो कॉइल के टर्न की संख्या को चेंज कर सकते हैं, और न ही मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, और न ही इस कॉइल के एरिया को चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, और जब ये सभी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो हम ये देखते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क हमें प्राप्त हो रहा होगा वो G इंटू आई के बराबर होगा। अब उसके बाद हमने ये कहा कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो रहा है उसी के बराबर में कंट्रोलिंग टार्क लगता है, और जो कंट्रोलिंग टार्क होगा वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंट्रोलिंग टार्क के इंटू थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि डिफ्लेक्टिंग टार्क कंट्रोलिंग टार्क के मान के बराबर हो जाता है, कि यहाँ से जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही होगी वो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगी। जब थीटा प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि अगर करंट का मान चेंज होगा तो थीटा का मान चेंज होगा। थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। थीटा क्या होगा, थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो ये जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में रहा। अब कुछ पॉइंट इससे हम लोगों को निकल के आ रहे हैं, उसको नोट कर लिया जाए कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे इसके लिए। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि ये देखा गया है कि थीटा के आई जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका स्केल होगा, स्केल वो यूनिफॉर्म होगा। स्केल क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल का मतलब क्या होगा कि अगर हम ये कहते हैं कि ये जो है स्केल है, क्या है, ये स्केल है, और ये जो है यहाँ से पॉइंटर ये लगा हुआ है, तो यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि ये जो है सभी स्लॉट यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो सभी जो है एक दूसरे के बराबर दूरी पे होंगे। दोनों क्या होंगे, सभी जो है वो बराबर बराबर खाने इसमें बने हुए होंगे। तो ये हम कहते हैं कि जो उसका स्केल होगा, यानी कि जो भी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसका स्केल जो है वो यूनिफॉर्म स्केल होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केल होगा। दूसरी बात क्या होगी
कि ये जो है एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। एवरेज वैल्यू को मेजर करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये तीसरा जो पॉइंट होगा ये ओनली जो है डीसी सप्लाई पे सिर्फ और सिर्फ जो है डीसी सप्लाई पे काम करता है। यानी कि ये जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा, कौन सा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा, पहला पॉइंट तो ये इसका स्केल जो है वो यूनिफॉर्म होगा। ये हमेशा एवरेज वैल्यू को मेजर करता है और ये जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली डीसी सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद जो है हम ये कहते हैं कि ये अगर ये देखा जाए कि ये जो है एसी पे साइनसॉइडल को ये नहीं मेजर करता है। साइनसॉइडल को मेजर नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई वेव फॉर्म अगर दिया, इस तरह की कोई सप्लाई अगर हम लोग दे रहे होंगे, एसी सप्लाई या इस तरह का अगर वेव फॉर्म होगा, तो जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा वो इसको नहीं मेजर करेगा। तो इसको जो है एसी सप्लाई को या एसी साइनसॉइडल को ये मेजर नहीं करता है। ये हमेशा जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की वैल्यू को मेजर करता है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सभी को जो है वो मेजर करता है। तो ये जो है ये सारे पॉइंट रहे इसके, जो मेन पॉइंट हैं इसके, कि हम लोग ये कहते हैं कि ये जो है इसका ये पूछा जाता है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका स्केल किस तरह का होगा। तो हम ये कहते हैं उसका स्केल जो होगा वो यूनिफॉर्म स्केल होता है। यूनिफॉर्म का मतलब सभी जो है यूनिफॉर्म या लीनियर भी कहा जाता है, इसी को हम लोग लीनियर भी कह सकते हैं कि इसका जो स्केल होगा वो लीनियर स्केल होगा। ये हमेशा एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। एवरेज वैल्यू को मेजर करता है उसको थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से देखते हैं। ये जो है हमेशा जो है एवरेज वैल्यू को ही मेजर करता है। ये जो है एवरेज वैल्यू को ही मेजर करता है। कौन सी वैल्यू को मेजर करता है? एवरेज वैल्यू को ही मेजर करता है। एवरेज वैल्यू को मेजर करने का मतलब ये हो गया, एवरेज वैल्यू को मेजर करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हम लोग एवरेज वैल्यू का मतलब ये हो गया, यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमने ये कहा कि एक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई होगी, एक इक्वेशन दिया होगा 5 + 5 sin ओमेगा टी प्लस 3 sin ओमेगा टी प्लस 7 sin ओमेगा टी। ये इक्वेशन दिया हुआ होगा। अच्छा, ये वैल्यू दिया हुआ होगा, ये वैल्यू जब दिया होगा तो हमसे ये पूछ लिया गया कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है इस सप्लाई, ये इंस्ट्रूमेंट को ये वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया गया होगा, तो ये किस मान को मेजर करेगा या किस मान को बताएगा। तो हमें ऑप्शन में दिया रहेगा 5 वोल्टेज, यानी V = 5 वोल्टेज, दूसरा जो रहेगा 10 वोल्टेज और तीसरा जो रहेगा वो मान लेते हैं 15 वोल्टेज दिया हुआ होगा। अब हमने ये कहा कि हमेशा ये एवरेज वैल्यू मेजर करता है, जबकि साइनसॉइडल मेजर नहीं करता है। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू तो मेजर ही नहीं करेगा। जब ये वैल्यू नहीं मेजर करेगा तो इसका मतलब ये इसका मान 0 आ गया, और जब इसको मेजर करेगा तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो 5 वोल्टेज को मेजर कर रहा होगा। कौन से वोल्टेज को मेजर कर रहा होगा? 5 वोल्टेज को ही मेजर करेगा। कितने वोल्टेज को मेजर कर रहा होगा? 5 वोल्टेज को ही मेजर करेगा। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे
ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में देखा गया। अब उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हो गया, मूविंग आयरन यानी इसमें जो है ये देखा गया ये जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये जो है ओनली सिर्फ और सिर्फ जो है वो डीसी सप्लाई पे काम करता है। एसी सप्लाई पे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो काम नहीं करता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, अगर हम लोग मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में देखा जाए तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होगा, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक जो है अट्रैक्शन टाइप, एक जो है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा जो होगा रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होंगे, पहला जो है वो अट्रैक्शन टाइप और दूसरा जो होगा वो रिपल्सन टाइप। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम लोग अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे होंगे तो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में ये देखा जाए कि हमने कहा कि यहाँ पे एक जो है कॉइल ली गई होगी, क्या होगी, एक जो है वो कॉइल होगी। एक जो है यहाँ पे कॉइल को हम लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे ये कॉइल है, ये जो है वो कॉइल को दिखाया गया है। ये मूविंग आयरन टाइप में हम लोग अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे होंगे। तो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में और यहाँ पे एक स्पैंडल लगा हुआ होगा, इस स्पैंडल से इस तरह का यहाँ पे एक वेट लगा हुआ होगा। अब यहाँ पे एक जो है ये मूविंग आयरन लगा हुआ होगा और इसी से एक स्केल लगा हुआ होगा। ये जो है स्केल है, इसी से एक जो है एयर डैम्पिंग चैम्बर जो है बना होगा। ये इस तरह से बना हुआ होगा। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ये जो होगा वो
कंट्रोलिंग बेस है। इसको जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग चैम्बर है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग चैम्बर है। इसको जो है ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर, इसको स्केल कहा जाता है। ये जो है स्केल होगा, ये कॉइल होगा। इस कॉइल की अगर हम लोग बात किया जाए, यहाँ से ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो है वो सभी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया। हमने ये कहा कि यहाँ से मान लेते हैं कि ये सप्लाई से जोड़ दिया गया, यहाँ पे ये सप्लाई से जोड़ दिया गया कॉइल को। अब यहाँ से जैसे ही करंट यहाँ से अप्लाई होगी, जब ये करंट यहाँ पे आएगी तो इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे ये मूविंग आयरन लगा हुआ है, ये जो है वो मूविंग आयरन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करते क्या है कि जैसे ही हमने इस कॉइल को वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो जैसे वोल्टेज अप्लाई किया गया तो इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण क्या हुआ कि इस कॉइल में एक करंट फ्लो होने लगी। जब करंट फ्लो होने लगी तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया तो ये जो मूविंग आयरन लगा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं, ये देखा जाता है कि अगर किसी आयरन के टुकड़े को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक गुण आ जाते हैं। तो क्या होगा कि जब इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया होगा इस वाले सेक्शन में, तो इस आयरन, ये मूविंग आयरन है, और जब ये मूविंग आयरन है तो इसको अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये आयरन यानी लोहे का टुकड़ा है, तो इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा वैसे ही पॉइंटर जो है ये मूव कर जाएगा। पॉइंटर जब मूव करेगा तो ये देखते हैं कि पहले क्या था, पोजीशन ये थी, अब जो है पॉइंटर यहाँ पे पहुंच गया, और जब यहाँ पे पहुंचा होगा तो ये थीटा एंगल बना होगा। क्या हुआ होगा कि थीटा एंगल इसमें जो है बन गया होगा। अब जैसे ये बना होगा तो ये देख रहे हैं कि ये पॉइंटर मूव किया होगा, और मूव करने के बाद ये जो है यहाँ पे स्केल आया होगा। अब उसके बाद इसी के अपोजिट में यहाँ पे एक कंट्रोलिंग टार्क लग गया, जिसको हम लोग टीसी कहते हैं। जो कंट्रोलिंग टार्क लगा होगा उसकी वजह से यहाँ पे पॉइंटर जो है अब स्थिर होना शुरू होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि यहाँ जो है ये पॉइंटर जो है वो ऑसिलेट होता रहता है, यानी ऑसिलेशन बना रहता है। जैसे हमने कहा कि ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर जो है यहाँ पे स्थिर होने के बाद भी जो है इसमें हल्का हल्का डिफ्लेक्शन होता रहता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एयर डैम्पिंग चैम्बर लगाते हैं। तो जैसे ही होता क्या है कि ये जो है पिस्टन, ये पिस्टन लगा हुआ होता है, ये तुरंत जो है जैसे ये क्या होगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये पिस्टन बाहर की तरफ आएगा, और जब बाहर की तरफ आएगा तो इसमें से जो एयर होगी वो बाहर निकलेगी, और जब एयर बाहर निकलेगी तो क्या होगा, ये पॉइंटर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो रुक जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाए कि हमने ये कहा कि अगर डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं तो ये देखा जाता है कि इस कॉइल के कारण जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क हमें प्राप्त होता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क 1/2 I स्क्वायर इंटू DL/d थीटा, DL/d थीटा, जहां पे थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल होगा। क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल।
अब उसके बाद यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टार्क लग रहा होगा टीसी बराबर के इंटू थीटा, के इंटू थीटा होगा। और जब के इंटू थीटा होगा तो हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होगा वो कंट्रोलिंग टार्क के बराबर होता है। तो टीडी का मान टीसी के बराबर होगा। और जब डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान कंट्रोलिंग टार्क के मान के बराबर हो जाता है तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो थीटा जो है यहाँ पे आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। थीटा जो है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। थीटा किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो थीटा करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी करंट में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डिफ्लेक्टिंग टार्क में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टार्क में अगर करंट में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो कंट्रोलिंग टार्क में जो है बहुत ज्यादा परिवर्तित हमें दिखाई देता है। अब उसके बाद जो है अगर हम लोग यहाँ से इसकी बात करें कि यहाँ पे क्या क्या मेन पॉइंट इसके निकल के आ रहे होंगे तो वो जो है वो नोट कर लिया जाए। ये हमेशा जो है आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ये जो हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट? जो भी मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ये जो है वो कर आई स्क्वायर जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है एसी एंड डीसी बोथ सप्लाई पे काम करता है। ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करता है। इसका जो स्केल होता है, स्केल वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। स्केल जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि अगर हमने कहा कि ये स्केल है, ये पॉइंटर यहाँ ये जो है खाने बनेंगे, तो इसमें ये देखा जाएगा कि मूविंग आयरन और इंस्ट्रूमेंट में स्टार्टिंग में मूविंग आयरन में ये जो स्लॉट्स बने हुए होते हैं या खाने बने हुए होते हैं ये बहुत पास पास में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे तो ये जो है दूर दूर होंगे। तो अगर कभी कभी ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि आपको दो तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है वो दे दिया गया, एक जो है एमआई टाइप का है यानी मूविंग आयरन टाइप का है और एक जो है एमसी टाइप का मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। अब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को आपको देख कर अगर बताना होगा कि आप कैसे बताएंगे कि ये मूविंग आयरन है या मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें देख कर यही बताने का एकमात्र उपाय है कि जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें स्टार्टिंग में बहुत पास पास खाने बने हुए होते हैं, जबकि मूविंग कॉइल टाइप के जो है सभी खाने समान बने हुए होते हैं। यानी ये जो है सभी खाने जो है वो समान बने हुए होते हैं, लेकिन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में दोनों में मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में ये स्टार्टिंग में पास पास में बने होते हैं और बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसमें जो है देखते हैं कि खाने की संख्या जो है वो ज्यादा दूरी पे होने लगती है। तो इन दोनों को हम लोग देखकर ही बता सकते हैं कि कौन जो है इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा और कौन सा मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये जो है मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल। अब ये इस इंस्ट्रूमेंट को जो है इस इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात की जाए तो इस इंस्ट्रूमेंट की कास्ट जो होती है वो कम होती है, लेस कास्ट। अगर मूविंग परमानेंट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करते तो उससे जो है ये सस्ता पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता
तो ये पूछा जाता कि मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट की जो है वो कास्ट कम होती है, तो हम ये कहते हैं कि जो मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी कास्ट जो है वो कम होती है। ये परमानेंट मैग्नेट कॉइल से सस्ता होता है, यानी कि लेस कास्ट होती है। तो ये रहा जो है अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट, अगर हम लोग रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें जो है यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है और इसी स्प्रिंग से जो है यहाँ पे ये कॉइल होती है। ये जो है यहाँ पे कुछ कॉइल को हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से बनी हुई है। यहीं से ये पॉइंटर जो है इस तरह से लगा हुआ होता है। ये पॉइंटर जो है ये बेसिकली एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। जो पॉइंटर होता है वो एल्युमिनियम का बना हुआ होता है और यहाँ पे एयर फ्रिक्शन, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग चैम्बर होता है और ये जो है इस तरह से यहाँ से ये जो है इस तरह से कनेक्ट रहता है, ये जो सेक्शन है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये कॉइल होती है, कॉइल को हम लोग यहाँ पे सप्लाई दे दी जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाता है बेसिकली ये पूरी कॉइल जो है कुछ इस तरह से ही रहती है, यहाँ पे कॉइलिंग रहती है। यहाँ पे हम लोग एक आयरन का टुकड़ा यहाँ पे रख लेते हैं और एक आयरन का टुकड़ा यहाँ पे होता है। ये आयरन का टुकड़ा जो होगा वो मूविंग आयरन होगा, ये मूविंग आयरन होगा और ये जो होगा फिक्स्ड आयरन होगा। इसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड आयरन। अब यहाँ से जैसे सप्लाई दी जा रही होगी तो इस सप्लाई देने के कारण क्या होगा कि यहाँ इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तो यहाँ पे ये जो मूविंग आयरन है ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है, इसमें भी एक मैग्नेटिक गुण आ जाता है और जो फिक्स आयरन है इसमें भी मैग्नेटिक गुण आ जाते हैं। जब दोनों में मैग्नेटिक गुण आ जाते हैं तो उसके कारण यहाँ पे एक फोर्स लगता है, यानी यहाँ पे एक रिपल्सन फोर्स लगता है और जब रिपल्सन फोर्स लगता है तो क्या होगा कि ये पॉइंटर जो है वो मूव कर जाता है। अब मूव करने के बाद इस पोजीशन पे आ जाता है तो ये एंगल जो है वो थीटा हो जाता है। तो ये जो है इसी को हम लोग रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि एक हम लोग इस जो पॉइंटर है इसी से हम लोग यहाँ पे एक मूविंग आयरन लगा देते हैं और एक फिक्स आयरन लगा देते हैं। तो जो फिक्स है वो तो अपनी जगह पे रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे दोनों मैग्नेटाइज हो जाने के कारण इसको फोर्स लगेगा और जब फोर्स जैसे ही लगेगा तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और चेंज करेगा तो वैसे ही पॉइंटर जो है वो मूव कर जाता है। तो ये जो है आपका रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में रहा, ये जो है वो रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अमीटर या वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखा जाए कि अमीटर की जो है वो कैसे रेंज बढ़ाई जाती है। बढ़ाना
अमीटर की रेंज बढ़ाना, यानी अमीटर की रेंज को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है उसके बारे में देखा जाएगा। ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की हम लोग बात करते हैं। उसी में अगर हम लोग ये कहते हैं कि जो हम लोगों का परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, उसके एमीटर की अगर रेंज बढ़ाना होगा तो किस तरह से रेंज को बढ़ाई जाएगी, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। जो यहाँ पे एमीटर लगा हुआ होगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट, इसका रेजिस्टेंस जो है मान लेते हैं आरएम है, इसका रेजिस्टेंस आरएम है। अब इसका रेंज बढ़ाने, ये अगर हमने कहा कि ये एमीटर है और इसको हम लोग अगर तब ये करें कि जब हम लोग रेंज नहीं बढ़ा रहे होंगे, अगर रेंज बढ़ाना होगा तो इस एमीटर के शंट में यानी पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग आरएसएस यानी शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ से आई एम्पियर की करंट जा रही होगी, इसमें जो करंट जा रही होगी वो आई एस करंट होगी और यहाँ पे जो करंट होगी वो आई एम करंट होगी। तो ये क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो ये कहा जाए कि एमीटर की रेंज को अगर बढ़ाना होगा तो जो एमीटर लगा हुआ होगा उसके शंट में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो इसके लगाने से एमीटर की रेंज जो है वो बढ़ जाती है। यानी आरएम क्या है, तो आरएम जो है वो मीटर रेजिस्टेंस है, आरएम जो है वो मीटर रेजिस्टेंस है। आई एम जो है वो मीटर करेंट, आई एम जो है मीटर करेंट है। अब उसके बाद अगर ये देखा जाए कि आर एस एच की बात किया जाए कि आर एस एच क्या है, तो शंट रेजिस्टेंस क्या है, शंट रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस इसमें जो फ्लो हो रही है चाहे आई एस एच, तो ये जो है वो शंट करंट होगी। कौन सी करंट होगी, शंट करंट होगा। अब और आई जो है वो सप्लाई करंट है। हमने ये कहा कि अगर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि करंट डिवीजन रूल की बात करते हैं, तो करंट डिवीजन रूल में ये होता है कि अगर हमने ये कहा कि इसमें की अगर हमें करंट निकालनी होगी, इसमें यहाँ की अगर करंट यानी कि ये जो करंट है इसमें आईएम करंट को अगर कैलकुलेट करना होगा तो आईएम करंट बराबर क्या होगा, टोटल करंट इनटू टोटल करंट क्या हो जाएगा, इसमें निकालना है तो यहाँ पे आर एस एच अपान आर एस एच प्लस आर एम, यानी इस सर्किट में हमने करंट की वैल्यू निकाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आई एम बराबर आई इंटू आर एस एच अपान ये वैल्यू आ जाएगी प्लस आर एस। अब यहाँ से आई एम अपान आई लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये आर एस एच अपान आर एस एच प्लस आर सॉरी आर एम, ये जो होगा वो आर एम, ठीक, ये वैल्यू जो है वो आर एम होगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई बटे आई एम बराबर आर एस एच प्लस आर एम बटे आर एस एच। ये जो है
इसको हम लोग यम से डिनोट किया जाता है, जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है। यम बराबर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है। यानी कि यम बराबर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यम बराबर आर एस एच प्लस आर एम बटे आर एस एच। यम इंटू आर एस एच बराबर आर एस एच प्लस आर एम होगा। अब इसको अगर हम लोगों को निकालना होगा कि क्या निकालना होगा? आर एम का मान क्या कितना होगा? आर एम का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से कॉमन लेंगे आर एस एच, तो वैल्यू जो आ जाएगी एम -1 इंटू आर एस एच, ये वैल्यू आएगी। अब उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग क्या निकाल लें? आर एम की वैल्यू आ गई। अब आर एस बराबर क्या हो जाएगा? आर एम अपन एम -1। ये जो है एमीटर की रेंज जो है, यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम लोगों को एमीटर की रेंज को बढ़ाना होगा, तो एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि एमीटर के पैरेलल में या शंट में एक हम लोग शंट रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, तो एमीटर की रेंज जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ से कैलकुलेट शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? आर एम अपान एम -1 इंटू एम -1। यही जो है वो बढ़ी हुई शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है होगी। तो यहाँ से हम लोग एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं कि इसके जो है एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग उसके शंट में एक क्या जोड़ दे रहे हैं? शंट में एक रेजिस्टेंस जोड़ दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एमीटर की रेंज जो है वो बढ़ जा रही होगी। उससे क्या होगी? एमीटर की रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग आगे क्या क्या पढ़े हैं कि एक तो जो है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस, इनसे बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमआई और एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगर ये देखा जाए कि मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो ये देखा जाए कि हम लोग ये कहते हैं कि जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है, एमआई और एमसी टाइप, मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे होंगे, ये जो है आपका एमआई टाइप और ये एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है। मूविंग आयरन टाइप में ये देखे थे इसका स्केल जो था वो नॉन यूनिफॉर्म था, इसका स्केल यूनिफॉर्म स्केल हमें यहाँ पे प्राप्त होता था। ये जो है मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करता है, और ये जो है सिर्फ डीसी सप्लाई पे काम करता है। ठीक, ये जो है चाहे हम लोग, ये हमेशा जो है आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू को, और ये जो है एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। ये आरएमएस वैल्यू को और ये एवरेज वैल्यू को, ये हमेशा जो है चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो, फुल वेव रेक्टिफायर हो, इन सभी को मेजर करता है। और ये जो है ये तो भाई दोनों मेजर कर सकते, क्योंकि एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करता है। अब एक बात ये है कि जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा, इसकी कास्ट जो है लेस कास्ट होती है। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की जो है वो कास्ट कम होती है, जबकि मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का कास्ट में ज्यादा होती है। इन दोनों को देखने के बाद कैसे पहचान सकते हैं
इन दोनों को देखने के बाद आप कैसे पहचाने कि कौन सा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है और कौन सा मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो उसमें यही होता है कि जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग कॉइल, उसके स्केल जो है वो सभी समान जो होंगे खाने पे बने ही होते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखना लैब में, और जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मूविंग आयरन, उसमें इससे स्टार्टिंग में बहुत पास में होता है और फिर बाद में जो है वो दूर हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि मूविंग आयरन मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में दोनों में ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है इतना एक्चुअली इतना फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर की रेंज को कैसे बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। No, sir, time is already over. Kindly conclude, please. थैंक यू सर, थैंक यू सर।